हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस में स्वागत है। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स की वीडियो में हम करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में 100% आएगा ही आएगा, जिसका नाम है सिम्पसन रूल। तो आज हम सीखेंगे कि सिम्पसन का जो फर्स्ट रूल है, यानी जिसका नाम है सिम्पसन 1/3 रूल, उसको कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे उस पर आने वाले हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। किस पर? सिम्पसन 1/3 रूल पर। बच्चों ये याद रखना कि ये एक ऐसा रूल है जो 101% आएगा ही आएगा, यानी इस यूनिट में से क्वेश्चन आने ही है। यानी मान के चलते हैं अगर हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही है तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो सिम्पसन 1/3 रूल आएगा, या 3/8 रूल आएगा, या फिर ट्रेपेजॉइडल रूल आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिम्पसन 1/3 रूल कंप्लीट समझाऊंगा और कंप्लीट उसमें क्वेश्चंस करेंगे। मतलब आज की वीडियो में हम सिम्पसन 1/3 रूल को समझकर खत्म करेंगे। तो आज जो वीडियो है वो कंप्लीट वीडियो है किसकी? सिम्पसन 1/3 रूल की, जिस पर आज हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, ट्रिकी होते हैं, तो समझने की कोशिश करना कि क्या पैटर्न है क्वेश्चन को समझने का और किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारा आंसर सही आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिम्पसन 1/3 रूल को किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। हमारा सिम्पसन 1/3 रूल, यानी कि इसको इस तरीके से भी लिखा आ सकता है या फिर ऐसा आएगा सिम्पसन और 1/3 रूल। तो बच्चों कुछ भी लिखा आ सकता है, वो हमें समझना होगा कि किस तरीके से है। पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि सिम्पसन 1/3 रूल होता क्या है। तो मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझा सकते हैं क्या इतना समझना है हमें कि जो सिम्पसन रूल है ये किसके लिए है। ये है हमारा इंटीग्रल का पार्ट, सॉरी डिफरेंशिएशन का पार्ट, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में सीख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो इसमें क्या करते हैं सिम्पसन रूल में कि हम जनरली क्या करते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से मान लेते हैं कुछ भी ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का मुझे क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो मुझे नहीं पता कि ये सर्किल है, ट्रेपेजॉइडल है, क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, इस तरीके से इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने इस पार्ट्स को डिवाइड करके वहीं का हर एक का नाम दे दिया। मैंने मान लिया ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, इस तरीके से डॉट 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 ये yn-1 मान लेते हैं कि मैंने क्या करा है, इसको आगे की तरफ बढ़ा लिया। तो मैंने हर पार्ट का क्या दे दिया है? एक नाम दे दिया है। तो अब सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो क्या होगा कि मुझे इन छोटे छोटे पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा वो क्वेश्चन में क्या होगा कि फंक्शन होगा y का किसी की भी फॉर्म में, x में हो सकता है या फिर क्या हो सकता है z में हो सकता है कि v में हो, कुछ भी होगा। यानी y नाम से कोई फंक्शन दिया जाएगा, मतलब y क्या होगा? एक फंक्शन होगा किसका? x वेरिएबल का, या फिर z वेरिएबल का, या फिर v वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें क्या दिया जाएगा? एक इक्वेशंस दी जाएंगी, हम उन इक्वेशन की मदद से क्या करेंगे? y1 y2 y3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं कि फॉर्मूला क्या है। ये तो एक रफली काम हो गया, क्या कर रहे हैं मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हम क्या करते हैं, ये सेपरेट जो स्ट्रिप्स मैंने करी हैं, इन सेपरेट स्ट्रिप का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो मैं कैसे निकलता है कि हमें कोई इक्वेशन दी जाएगी, किसी भी वेरिएबल में दे सकते हैं, x में, z में, y में, किसी में भी दे सकते हैं। उसकी मदद से हम क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y1 y2 y3। अब आते हैं कि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हमारे लिए मेन चीज क्या है? फॉर्मूला। तो सिम्पसन 1/3 रूल, बच्चों ये याद रखने की जरूरत है, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना है आपको कि सिम्पसन 1/3 रूल जो होता है वो क्या होता है कि एरिया फाइंड आउट करेंगे, यानी एरिया इज इक्वल टू h/3, क्योंकि 1/3 रूल है तो 1/3 होता है, तो इसलिए h की मल्टीप्लाई करके h/3। ठीक है, h/3। उसके बाद y0 प्लस yn, या y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू 2 के साथ जितने भी मल्टीपल आएंगे वो किसका आएंगे? इवन नंबर के, क्या क्योंकि 2 लिखा है तो इवन नंबर वाले। तो y2 y4 y6 डॉट 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 इस तरीके से चलते रहेंगे n तक, है ना? कहां तक? yn तक। उसके बाद अगर आगे देखें डॉट 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 चलते रहेंगे। उसके बाद प्लस 4। अब यहाँ पे देखो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आ गई है, इवन नंबर भी आ गए। अब क्या बचे? ओड नंबर। तो इसके लिए इस साथ में क्या आएंगे? ओड नंबर, y1 y3 y5 y7 डॉट 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 इस तरीके से चलते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड सिम्पसन 1/3 रूल। ये हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? अब बच्चों आप सोच रहे हो सर y2 y1 कैसे हैं, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आप वहां से समझ जाओगे। फिलहाल क्या होगा, जैसे मैंने माना कि यहाँ पे मेरे पास y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया गया है 1/x में, ये फंक्शन दिया गया है, मैंने कहा था ना x में हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x में x1 की वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा? y0। जब मैं x2 की वैल्यू रखूंगा क्या आएगा? y1। जब मैं x3 की वैल्यू रखूंगा क्या आएगा? y2। इस तरीके से
तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू y की आ रही है वो y0, y1, y2 कहलाएंगी सिंपल वर्ड में। ओके, फॉर्मूला क्या होता है कि h/3 y0 प्लस yn यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 यानी 2 के साथ क्या आएंगे, सारे इवन नंबर्स आएंगे, प्लस y4 के साथ ऑड नंबर्स। तो आपको बुक में कुछ और भी तरीके से फॉर्मूला लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन बच्चों मैं प्रीफर करता हूं इस फॉर्मूले को, क्योंकि इसको याद करना बड़ा आसान होता है। तो सिंपल सा यहाँ में पता है कि हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं h/3 करके y0 प्लस yn यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्लस 2 के साथ जितने भी इवन नंबर है वो सब आ जाएंगे, यानी इवन नंबर यानी y2 y4 इस तरीके से, और 4 के साथ जितने भी ऑड नंबर है वो सबके सब यहाँ पर आ जाएंगे। अब आते हैं कि h क्या होता है। बात समझने के लिए क्या है हमारे पास h, कि भाई h क्या है। तो जो h होता है वो डिस्टेंस होती है, क्या होती है, डिस्टेंस होती है बिटवीन द इंटरवल, बिटवीन द इंटरवल। कैसे, हमें जब भी दिया जाएगा, देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया अपनी प्रीवियस वीडियोस में, क्या कि मुझे पूरी बॉडी का क्या करना है, इंटीग्रेशन पूरी बॉडी का एरिया निकालना है। पूरी बॉडी का एरिया कब निकालूंगा, मुझे तो सिर्फ मान लेते हैं मुझे सिर्फ इसका एरिया पता है, मैं किसका फॉर्मूला लगाया, मैंने सिर्फ y2 का फॉर्मूला लगाया, तो मैं पूरी बॉडी का एरिया कैसे निकाल लूंगा, इंटीग्रेशन करके। समझाया था ना कि जब भी हम किसी छोटी बॉडी की मदद से बड़ी बॉडी को कंसीडर करते हैं तो वो होता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। और जब हम किसी बड़ी बॉडी को कंसीडर करके छोटी बॉडी तक पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास छोटी बॉडी का एरिया तो है, मुझे क्या करना है, पूरी बॉडी का एरिया कंसीडर करना है या फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट होगी, बस सीधी सी बात है, कहां से जा रहा है, यहां से स्टार्ट करके हम कहां तक जाएंगे, उसके सरकमफेरेंस तक। तो मैंने कहा कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस 0 होगी और यहाँ पे मान लेते हैं r होगी, तो कहां से करे, 0 से स्टार्ट करा और कहां तक पहुंचे, r तक। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास पूरा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, तो लिमिट रखने की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। तो अब जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों जो लिमिट होगी वो इनके बीच में आएगी, वो हमें पता चलेगा, क्वेश्चन बताएगा कितने इंटरवल्स करवाना चाहते हैं। तो जो ये h होता है ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, कि कैसे आप इंटरवल को सेट करोगे। उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी हम अप्लाई करेंगे, क्या, b माइनस a अपॉन n। क्या फॉर्मूला है h के लिए, b माइनस a अपॉन n। b क्या होती है, अपर लिमिट, और a जो होती है वो लोअर लिमिट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, अगर आप एक फॉर्मूला लिख रहे हो अपनी कॉपी में, तो b इज इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट, b इज इक्वल टू अपर लिमिट, a इज इक्वल टू लोअर लिमिट, n जो है वो n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ इंटरवल कह सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल। चलिए, ये हमारे साथ सब चीजें हमारी समझ में आ गई हैं, कैसे कैसे फॉर्मूला करना है। अब मैं इन सब चीजों को अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको होना क्या है, क्योंकि इतना थियोरेटिकल कुछ पार्ट नहीं है बच्चों, हमें तो सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ये हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अगर ये याद है तो सब कुछ हो सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किस तरीके से करना है, देखो, इवैल्यूएट द इंटीग्रल 1 से 2 dx upon h डिवाइडिंग द इंटरवल 1 to 2 इन 4 इक्वल पार्ट्स बाय सिम्पसन 1/3 रूल। तो नाम से वो बोलेंगे कि आपको कौन से रूल से करना है, 1/3 रूल है, 3/8 रूल है या ट्रेपेजॉइडल रूल है। और अगर नाम नहीं दिया, उन्होंने कहा कि बाय द यूजिंग ऑफ सिम्पसन रूल, तो आपके पास चॉइस रहती है कि आप 1/3 रूल से करना चाहते हो या 3/8 रूल से, वो आपके पास चॉइस है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से समझना, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया गया है, उसने कहा गया कि हमें इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है, और इंटरवल जो दिए गए हैं 1 से 2, इंटरवल यानी कि जो लिमिट दी गई है 1 से 2, उनको हमें 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं पहले क्या होता है। तो पहले मैंने मान लिया कि जो हमें फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या दिया गया है, मैंने मान लिया कि जो y इज इक्वल टू क्या है, मेरे पास 1/x है। सीधी सी बात है, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो 1 से 2 हो जाएगा, 1/x हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो 1 ये क्या है, ये इंटीग्रेशन को शो करता है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये इसको शो करता है। इसका मतलब फंक्शन क्या बचा मेरे पास, सिर्फ फंक्शन बचा है ये। तो जो भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन और dx के अलावा जो कुछ भी होगा वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि मुझे y1, y2, y3 की वैल्यू चाहिए होगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/x इसको पुट कर लिया। अब मुझे क्योंकि इंटरवल सेट करने हैं बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो कैसे होती हैं, अगर ध्यान से देखूं तो वो होती है किस फॉर्म में, x प्लस h, x प्लस 2h डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से मेरे पास जो नंबर टर्म्स आती हैं वो किस में आती है, x जो होती है वो कैसे आती है, x प्लस h, x प्लस 2h, यानी x में हम
क्या ऐड करते हैं, एच ऐड करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं। ठीक है, तो पहली टर्म कैसी बनेगी, जब एक्स रखेंगे, एक्स की जगह एक्स रखेंगे। दूसरी टर्म कब बनेगी, जब एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच। थर्ड टर्म कब बनेगी, जब एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस 2h। अभी रख रहा हूं, समझते हैं अभी। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, पहले h की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकता हूं। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी, h की वैल्यू चाहिए होगी। तो h की वैल्यू को निकालने के लिए नाउ हमें पता है, मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया था, h इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a अपॉन n। अभी अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा है। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था b इज इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, ऊपर वाली लिमिट कितनी है, 2। और a इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट। तो a की जगह क्या लिखा है, 1 अपॉन n क्या होता है, n मैंने बताया था नंबर ऑफ इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल। तो उसने कहा है देखो कि जो ये लिमिट है 1 से 2, इसको डिवाइड कर दो कितने पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब उसने क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया गया है, n इज इक्वल टू 4। उन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ इंटरवल है वो कितने हैं, 4 है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दूंगा, 4। 2 में से 1 जाएंगे, 1 बचेगा अपॉन 4। इसका मतलब h इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.25। 0.25 4 से डिवाइड करेंगे 0.25, h की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों एक टेबल बना लेते हैं, तभी यह क्वेश्चन आसान हो सकता है। तो मैं टेबल बना रहा हूं, कैसे, देखो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे तो हम रखेंगे x की वैल्यू, ठीक है, x1, x2, x3। कैसे, अभी समझेंगे किस तरीके से रखना है। x1 क्या होता है, सबसे पहली वैल्यू कितनी है x की, ठीक, x1 का मतलब कहां से स्टार्ट करनी है, हमें 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो x1 क्या होगा, 1। तो कैसे लिखना है, यहाँ पे इस तरीके से लिख दो कि x इज इक्वल टू पुट करेंगे हम क्या, 1। x1 क्या हो जाएगा, सबसे नीचे की लिमिट क्या होती है, 1। तो मैं जब पहली वैल्यू पुट करूंगा तभी तो आंसर आएगा। तो कहां से शुरू करना है, 1 से, हमेशा लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है। x2 क्या होगा, x2 जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है x2 का, x2 कैसे निकलेगा, x प्लस h। अब इसमें h ऐड करेंगे, तो x प्लस h, h कितना है 0.25। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 1.25, 1 प्लस 0.25, तो 1.25। उसके बाद x3 क्या होता है, x3 कब निकलेगा, जब मैं x में 2h ऐड करूंगा। तो x में जब 2h करेंगे तो x3 कब आएगा, x प्लस 2h। x कितना है बच्चों मेरे पास, x तो मेरे पास 1 था, x तो कितना है मेरे पास 1 है, प्लस 2h, h कितना है 0.25, 0.25 को डबल करेंगे तो कितना आएगा 5.0, 5.0 नहीं 0.5 आएगा, 0.5। तो इसका मतलब x3 कितना आ जाएगा, सोल्व करके यहां से x3 आ जाएगा आपका 1.5, सिंपल है। उसके बाद x4 की फिर से वही, x4 कब निकलेगा कि जब मैं x की जगह 3h रख दूंगा, 3h। तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपका x3 1.75। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं x5 कब निकलेगा, जब मैं x4 में h की जगह क्या रख दूं, 4h। कितना रख दूंगा, 4h। तो यहां से x4 आएगा कितना, 4h। h कितना है मेरे पास 0.25, 0.25 के 4 से मल्टीप्लाई कितना करते हैं, कितना आता है 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखो 1 से स्टार्ट करा, 2 तक लेके जाना था, तो 2 तक हम इसको लेके चले गए। उसने कहा था कि 1 से लेके 2 तक जो है इसको 4 इंटरवल में डिवाइड करो, तो 1 2 3 4 में डिवाइड हो गया। बात समझ में आ रही है कुछ थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका, बस कुछ नहीं है कि हमें यहाँ पे देखो ये क्या, इसका मतलब क्या है, ये x2 कब निकलेगा, ये x हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, मतलब की सीधी सी बात है कि बच्चों मैंने बताया था ना कि हम y1, यहाँ पे हमें y1 y2 y3 चाहिए। तो कब निकलेंगे कि जब अगर मैं x1 की वैल्यू रखूंगा तो y1 निकल जाएगा, x2 की वैल्यू रखूंगा y2 निकल जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। तो इंटरवल का सेट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी y फंक्शन दिया गया है इसमें इंटरवल चेंज कर करके वैल्यू पुट करते चले जाओ, सिंपल सा है। अभी फिलहाल आपने ये समझा है क्या कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होती है, कब निकलती है कि जब जो बेस वैल्यू दी गई है उसमें h जोड़ते चले जाओ एक एक करके। तो मैंने पहले 1 रखा, उसके क्योंकि 1 से स्टार्ट है। उसके बाद दूसरी टर्म कब निकलेगी, x प्लस h करेंगे। तो यहाँ पे मैंने h की वैल्यू रखी 0.25, तो 1.25 हो गया। थर्ड वैल्यू कब निकलेगी, जब मैं x में 2h करूंगा, तो x प्लस 2h। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कैसी होती है 3h, उसके बाद कैसी होती है 4h। अब मैं आप कहोगे 4h तक ही क्यों लेके गया, क्योंकि मेरा इंटरवल कहां से स्टार्ट था 1 से, तो 1 से स्टार्ट किया, कहां तक जाना था हमें 2 तक, तो यहाँ कहां तक आ गए
2 तक। तो जब लिमिट ऊपर वाली आ जाए वहीं पे जाके हमें क्या करना है, रुक जाना है। अब आते हैं कि हमारा जो मेन पार्ट था क्या, कि हमारे पास फंक्शन दिया गया था y इज इक्वल टू 1/x, दिया गया था 1/x, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो आप अपने कॉलेज में बात कर सकते हो कि आपको कितने ms का कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूं कि मान के चलो कि पहले देख लेना कि 82 ms या 100 ms कितने का आपका कैलकुलेटर कॉलेज में अलाउ कर रहे हैं। और बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे पास कैलकुलेटर है इसलिए मैं इसको सोल्व करूंगा। अब हमें क्या करना है, हमें y1 y2 y3 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा इस फंक्शन में, क्योंकि मेरे पास फंक्शन क्या माना था मैंने, y इज इक्वल टू 1/x, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता रहूंगा जो जो यहाँ पर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वैल्यू के लिए यहाँ पर x कितना है 1, तो यानी कि मैं यहाँ पे रखूंगा जब फंक्शन में y इज इक्वल टू 1/1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला मत लगाना, इतना से ज्यादा टाइम नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं 1 रखूंगा तो 1/1 कितना हो गया 1, इतना कर सकते हो आप कि 1/1 इज इक्वल टू 1। अब सही है। उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1.25, तो 1 को किससे डिवाइड करेंगे 1.25, क्योंकि 1/x है। सिंपल सी बात है। अब पूरे में हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू आई है वो x की वैल्यू यहाँ पुट करते चले जाओ। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी तो मैंने यहाँ 1 पुट करा तो 1 आ गया। यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1.25, तो मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट करूंगा तो 1/1.25 होगा। तो मैं डिवाइड करूंगा जब इसको तो 1/1.25, तो ये आएगा हमारा 0.8, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1.5, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 1/1.5 तो हमारे पास आएगा 0.66, ठीक है। पॉइंट के बाद कम से कम कोशिश करना कि आपको 2 डिजिट लेके चलनी है, तभी आंसर आपका सही आएगा पॉइंटों में, वरना पॉइंट में वेरी कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1/x की वैल्यू कितनी है 1.75, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो 1/1.75 0.57, ओके। उसके बाद यहाँ पाएंगे तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 कितना हो जाता है 1/2 0.5, ओके। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बस इतना सा हमें काम करना है, ये इतना सा कि हमें x की वैल्यू क्या करनी है, पहले x की वैल्यू निकाल लो और उसकी x की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में पुट कर दो। अब बच्चों जब आपने, क्योंकि हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो फॉर्मूला क्या था y 0 से स्टार्ट हुआ था या नहीं, y 0 से। तो इसी तरीके से तो जो पहली टर्म आएगी ये क्या कहलाएगी y 0, दूसरी टर्म जो आई है ये क्या कहलाएगी y1, y2, y3 और y4, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे तरफ नंबर इंक्रीज करते चले जाएंगे जो आपकी टेबल बनी है। तो हमारे पास कैलकुलेशन हो चुकी है सब। अब हमें सिर्फ क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना है। उसने कहा था 4 इंटरवल, तो देखो लास्ट में कितना है y4, इसका मतलब 4 इंटरवल हमने सोल्व किए हैं। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले पे, जो हमें फॉर्मूला दिया गया है क्या, सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बाय सिम्पसन 1/3 रूल, जो हम यहाँ पे रूल को अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है कि भाई हम एरिया निकाल सकते हैं कैसे, लेकिन उसने क्या कहा था इंटीग्रेशन कहा था, यही तो कहा था। तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना, तो हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं क्या, कहां से 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक dx/x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, कि फॉर्मूला लगाएंगे h/3 y0 प्लस yn, ठीक है, प्लस 2 इंटू इसके साथ आएंगे सभी इवन नंबर, तो y2 y4 प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 4 के साथ आएंगे सभी ऑड नंबर y3 y1 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट करो क्या, ये तो हमें इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा dx/x इज इक्वल टू h। बच्चों h कितना है हमारे पास, h हमारे पास आया था 0.25, या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी 1.4, तो जो भी चाहो आप वो रख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ 0.25 रख रहा हूँ अपॉन 3 इंटीग्रेशन y0, तो y0 तो y0 है, पहले फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखना y0 प्लस yn, n का मतलब होता है लास्ट टर्म, yn का मतलब लास्ट टर्म, ये पहली टर्म ये है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितनी है y4, ध्यान रखना कितनी है y4, कहां तक गया है सिर्फ ये y4 तक। उसके बाद प्लस 2 के साथ कौन सी टर्म आनी है, जितनी भी इवन नंबर की है। इवन नंबर कौन सा होता है y0 तो आ चुका है, उसके बाद y2 बचा और y4 भी जा चुका है। ध्यान रखना एक बार जो टर्म लिख दी उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, कभी दोबारा लिखो। तो देखो मेरे पास y0 आ चुका है, दूसरी इवन टर्म कौन सी है y2,
तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया y2। उसके बाद क्या बचा y4, लेकिन y4 में लिख चुका हूं तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, प्लस 4 के साथ कौन सी टर्म आएंगी, इवन टर्म, सॉरी ओड टर्म्स। तो ओड टर्म्स का मतलब y0 भी हो चुका है, y1 भी हो, y1 ओड टर्म क्या है y1। क्या y1 आया है अभी तक, नहीं, तो पहला ओड नंबर क्या है हमारा 1, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया y1 प्लस, उसके बाद ओड नंबर हमारा कौन सा बचा y3। क्या y3 अभी तक आया है, नहीं, तो y3 यहाँ पर उतर जाएगा ओड नंबर। ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला। टर्म्स देख लो पूरी हो गई क्या, 1 2 3 4 5 के 5 टर्म्स हमारे पास आ गई। तो जो टर्म एक बार लिख दोगे तो दोबारा नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, हो गया। अब बस मुझे वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो ये 1 से 2 dx अपॉन x इज इक्वल टू 0.25। अभी मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, अभी मैं बात को सोल्व करूंगा, पहले वैल्यू पुट कर देता हूं। y नोट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 प्लस y4 की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.66 प्लस 4, y1 कितनी वैल्यू है मेरे पास 0.8 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है 0.57। इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, बिना कैलकुलेटर के सोल्व नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं कि दिक्कत हो जाएगी नहीं तो सोल्व करते हैं। पहले क्या है 1 प्लस 0.5, ठीक है, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है किसकी 0.66 की, ठीक है, प्लस 4 के साथ ठीक है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है किसकी 0.8 प्लस 0.57। ये हमारे पास कंप्लीट सोल्व होके आ गया है, कितना पार्ट, इतना पार्ट। उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके 0.25 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आया है 0.691। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया है, क्या मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा आगे की तरफ, क्या जो इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करके हमारे पास इंटीग्रेशन 1 से 2 dx अपॉन x इज इक्वल टू आ गया है 0.691। यही तो बच्चों हमें क्या है हमारे पास आंसर है, यही तो उसने कहा था कि हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन सोल्व करके देनी है। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितनी आई है 0.691। आप इसको कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.691। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये अभी तक एक ही क्वेश्चन कराया है, अभी तो मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप घबराने वाली बात नहीं है, बस इतना समझना है करना क्या है। जो भी आपको फंक्शन दिया गया है तो इंटीग्रेशन और dx को छोड़कर उसे किसके इक्वल मान लो, y के इक्वल मान लेते हैं, ओके, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद हमें इंटरवल दिए गए होंगे तो उससे हम h की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट वैल्यू पुट करके फॉर्मूला लगा के v माइनस ए अपॉन n h मिल जाएगा। अब आपके पास जो x है, x की वैल्यू निकालते हैं कैसे, पहली वैल्यू होती है x, दूसरी होती है x प्लस AH, मतलब x प्लस h, फिर x प्लस 2h, x प्लस 3h, इस तरीके से इंक्रीज करते चले जाएंगे, एक एक h उसमें बढ़ाते चले जाएंगे। कब तक, जब तक आपकी वही लिमिट लौट के ना जाए जो आपकी अपर लिमिट है, ओके। उसके बाद आपने जो x की वैल्यूज निकालनी है, उन x की वैल्यूज को कहां पुट कर दो, आपके फंक्शन में। तो यहां से आपकी क्या आएंगी, वैल्यू आएंगी y1 y2 y3 की, बस फॉर्मूला आ गया है, फॉर्मूले में y1 y2 y3 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वही है क्योंकि मैं हर पैटर्न पे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों जिसमें आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो इवैल्यूएट द, ये इंटीग्रेशन दिया गया है यूजिंग द टेबल बिलो बाय सिम्पसन बर्थेल रूल। इसमें एक टेबल दी है, हमें उस टेबल का यूज करके हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है। हमारा सिंपल टेक्निक क्या है कि हमें सिंपल सा हमें कैलकुलेशन करनी है। क्या 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 दिया गया है, उसने ये दिया गया है कि जब x की वैल्यू कितनी है, उसने x की वैल्यू दी है और हमें y की वैल्यू दी है, तो यही तो हमें करना था। तो उसने हमारा क्वेश्चन कितना आसान कर दिया कि हमें x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी है। क्या किया है उसने कि x की वैल्यू 0.5 है तो कितनी है y की वैल्यू 0.484। जब x की वैल्यू 0.8 है तो y की वैल्यू कितनी है, इतनी है। जब हमारे पास x की वैल्यू 1.1 है तो y की वैल्यू कितनी है 0.9281। ये हमें दिया गया है। तो हम अपने पहले अपना पैटर्न यूज करते हैं जो हमारी टेक्निक है। ठीक है, इस टेबल को मैं देखो अभी यही रोक रहा हूं क्योंकि इसी में मैं नीचे ऐड कर दूंगा, तो आप दूसरी बना लेना, ओके। कैसे हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन जब करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या देखते हैं हम, इस हमारे पास फंक्शन, मैंने कहा था कि y क्या मान लेते हैं, फंक्शन मान लेते हैं। लेकिन बच्चों x भी दे रखा है, उसने y दे रखा है, तो आप y नहीं मान सकते क्योंकि देखो उसने जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन x में भी है और y में भी है, तो आप फंक्शन y में कैसे मान सकते हो। तो इसलिए मैंने y ना मान के इसको डायरेक्ट फंक्शन ही मान लिया ना, कि भाई कोई फंक्शन दिया गया है x का, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो मैंने x का मान लिया कि फंक्शन दिया गया है, क्या है मेरे पास फंक्शन x इंटू वाई।
मैंने बताया था ना अभी पहले क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन और डीएक्स को छोड़कर जो कुछ भी दिया गया है उसे फंक्शन मान लेंगे। तो मैंने फंक्शन मान लिया यहाँ पर कि एक्स का है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है तो क्या है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई दिया गया है, ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद हम क्या करते थे, एच की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, एच वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो एच का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन। अब दिक्कत यहां आएगी बच्चों कि हमारे पास अपर लिमिट तो है, लोअर लिमिट भी है, लेकिन एन की वैल्यू नहीं है। तो एन क्या होता है, एन को मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ इंटरवल। क्या बताया था मैंने, एन का फॉर्मूला एन इज इक्वल टू, मैंने बताया था नंबर ऑफ इंटरवल, कि भाई इंटरवल कितने हैं, कितने पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये नहीं दिया होता है तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं, क्या कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट माइनस 1। अब नंबर ऑफ ऑर्डिनेट क्या होते हैं कि आपको टेबल दी जाएगी, अगर आपको उसने एन नहीं दिया है तो वो आपको क्या है, एक टेबल प्रोवाइड कराएंगे। टेबल में आप गिनेंगे कि कितने हमारे पास ऑर्डिनेट है, मतलब कितनी टर्म्स हैं। तो 1 2 3, कितनी टर्म्स हैं, 3, साफ दिखाई दे रही है, 1 2 3, कितनी टर्म्स है हमारे पास, 3। तो ये 3 टर्म्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो n की वैल्यू हमेशा इससे एक कम आती है, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2। इसका मतलब हमारा इंटरवल कितने हैं, 2 है। बात समझ में आ गई। वैसे भी ये y0 कहलाएगा, ये y1 और ये y2, तो कहां तक जा रहे हैं, 2 तक जा रहे हैं, तो इसलिए n क्या आ गया, 2। बात समझ में आ गई। तो अगर n नहीं दिया जाता है तो आप यहां से निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स गिनना, ऑर्डिनेट कितने होते हैं, 1 2 3 दिया गया है, उसमें से एक कम कर दो तो क्या आएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पुट कर सकते हैं h। b कितना है मेरे पास 1.1 माइनस a कितना है 0.5 अपॉन n कितना है मेरे पास 2। अगर इसमें देखें ध्यान से तो कितना बचेगा 0.6 अपॉन 2। इसका मतलब हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 0.3। h की वैल्यू कितनी है 0.3। अब देखो एक जादू दिखाता हूं, क्या हमने x की वैल्यू इससे पहले क्वेश्चन में की थी, मैंने बताया था x की वैल्यू कैसे निकलती है कि x में आप h ऐड करते चले जाओ। तो पहली टर्म कैसे निकलती थी, x पहली तो वही निकलती है जो होती है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में कितनी आ गई, ये ध्यान से समझना, ये क्या हो गई यहाँ x1 तो वही रहता है अपर लोअर लिमिट, तो x1 आ गया। x2 कब निकलता था, x2 कब निकलता था कि जब मैं x1 में क्या ऐड कर दूं, h ऐड कर दूं। बात समझ में आ रही है। मैंने बताया था ना अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, तो उसमें हमने पहले टर्म्स के लिए क्या करा था, h ऐड किया था। h कितना है 0.3, तो बच्चों 0.5 और प्लस 0.3 कितना आ गया 0.8 आया या नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म क्या थी हमारी x2 कब निकलता था कि जब मैं x3 क्या करने कैसे निकलता था कि जब मैं x2 में क्या ऐड कर दूं 2h ऐड कर दूं, x2 में कर लो या फिर x1 में क्या ऐड कर दूं 2h ऐड कर दूं। x1 कितना है मेरे पास 0.5, 2h h कितना आया है 0.3, तो 2 इंटू 0.3, तो 0.5 प्लस कितना हो जाएगा 0.6, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.1। आ गया या नहीं। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि क्वेश्चन को कहां जाके रोकना है कि जब इसकी अपर लिमिट आ जाए। तो देखो हम लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं और कहां पहुंचा दिया हमने इसको, अपर लिमिट पे। तो हमारी टेबल फॉर्म हो गई। तो पहले जो क्वेश्चन में दी थी उसको ऐसे रहने देना, अब अपनी एक टेबल ऐसे बनाना कि x1 होगा, x2 और ये x3 हो गया, ठीक है, हमारी दो चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, फंक्शन निकालना है। ये है फंक्शन f(x), क्या है ये फंक्शन। तो हम क्या करते थे क्वेश्चन में, x और y की x की वैल्यू निकालने के बाद x की वैल्यू को पुट करते थे ना, जब तो हमारे पास फंक्शन आता था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास दिया गया है कि f(x) इज इक्वल टू क्या है xy, है ना। अगर y नहीं होता तो सोच के देखो, अगर ये y वाली लाइन नहीं होती तो मैं क्या करता, सिर्फ x की वैल्यू पुट करता रहता, यहाँ पे y1 y2 y3 मान लेता। लेकिन यहाँ y भी दे रखा है तो कोई बात नहीं, ये fx1 fx2 fx3 मान लेंगे इसको। तो क्या होगा फॉर्मूले में कि भाई जो भी x और y की वैल्यू है वो यहाँ रखनी थी। पहले वाले क्वेश्चन में यही तो क्या था, जब पहले वाले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 1/x था, तो मैंने x की वैल्यू पुट करी थी, तो यहाँ पे पहली वैल्यू आई थी। x की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करी थी तो ये वाली वैल्यू आई थी। जब y की x की हमने थर्ड वैल्यू पुट करी थी तो y की सेकंड वैल्यू आई थी। बात समझ में आई थी। ये वैल्यू पुट करने पर यहाँ पे वैल्यू आई थी, यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर आई थी, और इसकी वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर आई थी। तो वही चीज यहाँ करेंगे। अब की फंक्शन क्या दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू xy दिया गया है। तो x की वैल्यू भी है मेरे पास और y की वैल्यू भी है मेरे पास। तो जब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, f(x) की। ठीक है, डिटेल में समझा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो कैलकुलेटर यूज करते हैं क्या कि f(x) यहाँ से f(x) कितना है, x कितना है हमारे पास 0.5
और y कितना है हमारे पास 0.4804। जब इन दोनों को हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.5 गुणा 0.4804, तो हमारे पास आ गया 0.2402। पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद यहां पर रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 0.8 और y की वैल्यू कितनी है 0.7262। तो जब कैलकुलेशन करेंगे 0.8 इंटू 0.7262, तो 0.8 इंटू 0.7262 तो हमारे पास आएगा 0.5809। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट लिए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ भी 4 डिजिट ले ली। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 1.1 और y की वैल्यू कितनी है 0.9281। फिर से करेंगे 1.1 इंटू 0.9281। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा बच्चों 1.0209। ठीक है, सिंपल से हमने क्या करा है, हमें क्योंकि फंक्शन x और y में दिया गया था, x और y में, तो हमें इसका मतलब x और y के दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी। तो x की वैल्यू भी दी थी, y की वैल्यू भी दी थी, मैंने कुछ भी नहीं करा, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू निकाली। तो ये क्या कहलाएगा हमारा एक तरीके से, ये f x, अब x की वैल्यू क्या होती थी, x इज इक्वल टू 1 रखा था, तो ये fx 0 हो गया अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूले का अकॉर्डिंग बनाऊं, क्योंकि ये y01 वैल्यू कहलाती थी। तो ये fx 1 हो गया और ये fx 2 हो गया। यही तो है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं अब क्या कि सिम्पसन वन थर्ड रूल, बाय सिम्पसन वन थर्ड रूल। क्या कहता है सिम्पसन वन थर्ड रूल कि हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन 0.5 से 1.5 x y और dx को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला होता है h/3 फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू प्लस 2 इंटू इवन नंबर्स प्लस 4 इंटू ओड नंबर्स। अब हम अपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखेंगे, h/3 ऐसे रहेगा, वाई नॉट सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्या fx 0, जो आपने लिखी है, जो माना वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट वैल्यू कितनी है fx 2, तो यहां रखेंगे लास्ट वैल्यू fx 2। इन दोनों को हो रख दिया हमने। अब आते हैं प्लस 2 के साथ कौन सा नंबर आ रहा है, इवन नंबर। देखो ध्यान से, इस पूरे इन तीनों में इवन नंबर कौन सा है, सिर्फ 2। अब बच्चों 2 हम रख चुके हैं, तो इसका मतलब अब कोई बचा ही नहीं है, तो इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा 0, कि भाई कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, प्लस 4 के साथ कौन सा है, ऑड नंबर। तो देखो ऑड नंबर इसमें कौन सा है, सिर्फ और 1। क्या मैंने अभी तक 1 रखा है, नहीं, तो इसके साथ क्या आ जाएगा fx की वैल्यू आएगी कौन सी, फर्स्ट वाली। इस तरीके से इसको मैं पुट करना है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ क्या आता है, पहली टर्म फर्स्ट टर्म कितनी है 0 से प्लस लास्ट टर्म कितनी है fx2, 2 टर्म तो आ गई। ठीक है, उसके बाद 2 के साथ आता है इवन नंबर यहाँ बचा ही नहीं कोई, तो इसलिए मैंने 0 रख दिया। प्लस 4 के साथ क्या आएगा, ऑड नंबर बचा था यहाँ 1, तो मैंने उसके साथ 1 रख दिया। तो गलती मत कर देना कभी यहाँ पे, इसको 2 को 2 रहने दो, 0 का मतलब होता है भाई कोई टर्म नहीं है इसकी। ठीक है, चलिए आगे देखो, इसको सोल्व कैसे करते हैं। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, क्या कि इंटीग्रेशन आ जाएगा 0.5 से 1.5 x y dx। वैल्यू पुट कर रहा हूं। h की वैल्यू कितनी है मेरे पास h की वैल्यू आई थी 0.3, यहाँ पुट करेंगे ना तो 0.3/3, तो 0.3/3। उसके बाद यहाँ पे fx0 की वैल्यू कितनी आई थी 0.2402, तो यहाँ रखो 0.2402 प्लस fx2 यानी लास्ट टर्म कितनी आई थी 1.0209, ये दोनों टर्म हो गई। प्लस ये तो 0 हो जाएगी, तो इसको तो मैं लिखना नहीं, कोई फायदा नहीं है, लिखना चाहते हो तो चलो लिख दो 0 प्लस 4 के साथ fx1 की कितनी वैल्यू है 0.5809 हो गया। फिर से वही कैलकुलेशन करेंगे, बिना कैलकुलेशन या बिना कैलकुलेटर के होना ही नहीं है, ये हो तो जाएगा, टाइम लगेगा, है ना। तो कैलकुलेटर से करते हैं पहले, क्या ब्रैकेट यूज करेंगे 0.2402। बच्चों मैं बोल रहा हूं कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, तो अगर आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हो कैसे, चलो मैं ये भी सिखा देता हूं। अगर आपके पास कोई सा भी कैलकुलेटर है 82 का है या 100 का है, आप क्या करोगे, ऑन करने के लिए ऑन लिखा होता है, ऑन पे क्लिक करना, ऑन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैं कैलकुलेशन सारी एक साथ करता हूं, देखो कंप्लीट एक साथ करेंगे। तो ब्रैकेट यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज किया
0.2402, फिर उसके बाद प्लस, फिर 1.0209, ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस, फिर 4 लिखेंगे, ब्रैकेट 0.5809, ब्रैकेट बंद होने के बाद इक्वल टू का साइन दबाएंगे, 3.5847 आ गया। उसके बाद आंसर जो है, आंसर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है, 3.5847 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे आंसर के बाद, मल्टीप्लाई का साइन, और क्या है ये 0.3/3, तो ब्रैकेट यूज करेंगे 0.3/3, तो हमारे पास आ गया है 0.3584। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन 0.51.5 की वैल्यू आएगी 0.3584। तो जब आप इसको सोल्व कर लोगे कैलकुलेटर पे, तो बच्चों आंसर कितना आएगा, 0.3584। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, घबराने वाली बात कुछ नहीं है। ठंडे दिमाग से थोड़ा सा आराम से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना है कि मैं क्या समझा रहा हूं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि हमारा फंक्शन क्या है। फंक्शन आया था हमारे पास x और y, तो इसका मतलब मुझे x और y की वैल्यू पुट करता रहूंगा तो मुझे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। भाई fx1 की वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू पुट करूंगा। fx2 की वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं x2 की वैल्यू पुट करूंगा, y2 की वैल्यू पुट करूंगा। fx3 की वैल्यू कब मिलेगी, जब मुझे x की 3 की वैल्यू पुट करूंगा, y3 की वैल्यू पुट करूंगा। बात समझ आ रही है, तो वही तो दी थी उसने, x1 की वैल्यू दी है, x2 की दी है, x3 की दी है, y1 की दी है, y2 की दी है, y3 की वैल्यू दी है। तो मैंने x1 और y1 की वैल्यू रखी, तो मेरे पे fx 0 आ गया। बस इतना होता है कि 0 से स्टार्ट करते हैं इसको, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बस इतना हो गया, एक नंबर कम चलता है। और यहाँ पे जब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, यानी x2 की और y2 की वैल्यू पुट करी, तो fx1 आ गया। x3 की और y3 की वैल्यू पुट करी इसमें फॉर्मूले में, तो यहाँ पे fx3 2 आ गया। बात समझ रहे हो ना, एक नंबर कम है, बस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्लियर है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। तो अब जो क्वेश्चन कराने वाला हूं बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आता है तो ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। ये समझ लो आपकी, ये हर साल क्वेश्चन आता है, इस पे 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन, यानी कि स्पीड और टाइम पर, वेलोसिटी पर आपके 100% क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये समझ लो कि आप कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो आप इसको अपने हिसाब से समझ सकते हो कि अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे हमें जरूर प्रिपेयर करना है, जरूर समझना है कि कैसे होगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि जो वेलोसिटी है मोटरसाइकिल की, वो दी गई है किलोमीटर पर मिनट में, और विच आर स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट कांस्टेंट टाइम इंटरवल आर गिवन बिलो। उसने हमें एक टेबल दी है टाइम में और वेलोसिटी में, और उसने बताया है कि जो कांस्टेंट टाइम जो है, इंटरवल जो है वो कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट का मतलब कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। तो जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 2 है, और वो क्या कहा है उसने, कांस्टेंट है, यानी सब में ही क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो उसने टाइम इंटरवल पर हमें क्या दी है, वेलोसिटी दी है। मतलब कि जब 2 सेकंड होगा, 2 मिनट होंगे, तो 2 मिनट में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10, 4 मिनट पे कितनी है, 18, 6 मिनट पे कितनी है, 25, 8 पे कितनी है, 29। इस तरीके से हमें वेलोसिटी दी गई है। लेकिन उसने एक चीज दी थी कि जो ये स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, रेस्ट कंडीशन से। हमें जो टाइम इंटरवल दिया गया है वो कितना दिया गया है कि जैसे बाइक स्टार्ट होने के 2 सेकंड के बाद, हमें बाइक जो दी गई है, जो टाइम इंटरवल दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, ये वेलोसिटी और टाइम दिया गया है ये चलने के 2 सेकंड बाद, 2 मिनट के बाद की बात है। लेकिन हमें पहले भी तो देखना है, क्योंकि उसने कहा था विच स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट द कांस्टेंट टाइम। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, क्वेश्चन ये सब चीजें दे रखी हैं। हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी नहीं, हमें फाइंड आउट जो करना है, उसने कहा है, उसने बताया है कि फाइंड द डिस्टेंस गिवन बिलो। देन क्वेश्चन जो कंप्लीट करना है वो ये था कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट टू 20 मिनट। ये हमें फाइंड आउट करके देना है क्वेश्चन में, मैं ये लिखने से रह गया था। तो क्या है, उसने हमें टाइम और वेलोसिटी में फंक्शन दिया गया है, और उसने हमसे पूछा है कि डिस्टेंस बताओ कि रेस्ट से लेकर 20 मिनट तक उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया है। तो सीधी सी बात है, हमें डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला लगाना होगा। तो बच्चों अब आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या होना है। हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं टीवी में, और मतलब टाइम में, वेलोसिटी में, डिस्टेंस में, और हमें फॉर्मूला यूज करना होता है कौन सा, कि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में।
उसने हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है। तो डिस्टेंस पूछी है तो सीधी सी बात है, मैं डिस्टेंस यहां से कैसे निकाल सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यही हो जाएगा फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं, एस से। एस से ही करते हैं। वेलोसिटी यानी स्पीड को किससे कर रहे हैं, वी से, और टाइम को किससे कर रहे हैं, टी से। हमें इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक टाइम पे नहीं बताना है, मुझे ये बताना है कि शुरू से लेके लास्ट तक कितना चले। मुझे तो पूरी बतानी है भाई कि स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो जब मैंने बताया था कि जब हम किसी भी छोटे पार्ट से बड़े पार्ट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। करेंगे या नहीं? तो मुझे तो भाई कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना होगा। और इंटीग्रेशन कैसा होता है, इंटीग्रेशन का आपको तरीका पता ही है कि क्या होती है, लिमिट होती है कुछ, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, और उसके बाद क्या होता है, फंक्शन आता है किसमें, dx में। तभी तो, क्योंकि किसी न किसी के तो रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है टाइम। यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट है। ये तो वेरी कर रहे हैं ना, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, टाइम है, तो इसलिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के। तो इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे dx की फॉर्म लानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t। ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आते हैं, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन किसका, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, s का इज इक्वल टू v, और t का भी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। मैंने बताया ना t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, t है। अब आते हैं, ये क्या बन जाएगा, ds अपॉन dt। ये आप लोगों ने किया है क्वेश्चन, dt। देखो v तो कांस्टेंट है, उसके बाद t, t क्या होगा, v कांस्टेंट नहीं, सॉरी v कांस्टेंट नहीं है, तो dv का तो dv बन जाएगा, और यहां से t का रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। सही था, ठीक है। तो v तो कांस्टेंट है, तो v तो बाहर आएगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको तो करेंगे, तो v तो आ जाएगा बाहर। अब हमें पता है कि बच्चों जो डिफरेंशिएट होता है x के रिस्पेक्ट में, x का कांस्टेंट मतलब किसका, तो कितना होता है, 1 होता है। ये सब आप इंटीग्रेशन में सीख चुके हो बच्चों, है ना। तो कितना आता है, 1 आता है। तो t का t के रिस्पेक्ट में करने पे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। यहां से देखो ds तो ये ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच्चा, v, और ये dt कहां भेज दिया मैंने, इधर भेज दिया। तो मेरे पास अब ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होकर आ जाएगा, यानी dx इज इक्वल टू कितना आ गया, v dt। बात समझ में आ गई, क्या करना चाह रहा हूं, बात समझ में आ गई, v dt। चलिए, अब अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ क्या करा है कि फॉर्मूला देखा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी तो मैंने सिर्फ क्या किया है कि मैंने एक पार्ट ले लिया कि ठीक है भाई, कि एक इसमें जो ये फॉर्मूला है किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एक ब्लॉक के लिए, यानी 2/10 के लिए मान लो, इसके लिए ब्लॉक कर रहा हूँ। तो मैं फॉर्मूला लेकर आया क्या, कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, कि डिफरेंशिएट करने के क्या होगा, कि मैंने क्या करा, इसके लिए सिर्फ क्या कर दिया, कैलकुलेशन कर दी कि भाई मैं इसकी डिस्टेंस निकाल सकता हूं कैसे, v इंटू dt करके। यानी कि मैं अगर चाहूं तो मैं कह दूं कि भाई 2 सेकंड के लिए 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस चला, तो मैंने यहां से फॉर्मूला निकाल दिया कि v dt। लेकिन मुझे चाहिए क्या है, मुझे तो शुरू से लेके एंड तक की डिस्टेंस चाहिए, शुरू से लेके एंड तक। तो शुरू से लेके एंड तक के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कि भाई मेरे पास फॉर्मूला आया है ds इज इक्वल टू v dt, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आप छोटे पार्ट से बड़े पार्ट पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं अगर दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अब क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस। तो शुरू से लेके एंड तक लिमिट कहां से रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। चलो लिमिट अभी रखूंगा, तो अब जो लिमिट रख देते हैं हाथ हाथ। तो क्या करेंगे, लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है कि कहां से कहां तक रखे, क्योंकि मेरे पे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, लिमिट रख दूं। तो लिमिट कहां से स्टार्ट करेंगे, उसने कहा था कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये रेस्ट पोजीशन से। कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट पोजीशन से। तो जब कोई चीज रुकी हुई है बच्चों, मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूं, स्टैंड रुका हुआ हूं, तो क्या मेरे पास कुछ टाइम है, नहीं। मैं जब चला तो अब आप कह सकते हो कि सर आप 1 सेकंड में या 2 सेकंड में आप इतना चले हो, समझ रहे हो बात को। तो ये जो 2 सेकंड आया था, ये कब आया होगा, चलने के बाद। लेकिन चलने पर तो इसका टाइम कितना होगा, 0। तो इसलिए लिमिट कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से, ठीक है। कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से, और कहां तक जाएगी, 20 तक। अपर लिमिट क्या है, 20। जब तो मैं कह रहा हूं कि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की डिस्टेंस निकाल सकता हूं, तो उसके लिए मुझे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की लिमिट रखनी पड़ेगी, तो 0 से लेके 20 तक। जब ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कंप्लीट नंबर में।
वो क्या आएगी, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि 0 से लेके 20 v इंटू डी टी कर दो। अगर आप ये चीज कर देते हो तो आपको पास क्या आ जाएगा, आपके पास पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। ये है बच्चों फॉर्मूला निकालने का तरीका। ये अगर आपने समझ लिया है तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर से समझा देता हूँ, एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ कि उसने हमें क्या दिया था, उसने डिस्टेंस पूछी है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना लाजमी है, ये लगाना ही पड़ेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इनटू टाइम, तो आप डिफरेंशिएट कर दो इसका हाथों हाथ। डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, ds इक्वल टू वी डी टी आ गया। ये हमेशा करना ही करना है, आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या लिखा जाता है, ds dt इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये लेके भी तो आने पड़ेंगे, डिफरेंशिएट लेके भी तो आने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं ले आया। ये किसके लिए आया है, सिर्फ एक ब्लॉक के लिए आया है। हमें क्या चाहिए, शुरू से लेके आखिरी तक के ब्लॉक के लिए चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्योंकि शुरू से लेके आखिरी तक के ब्लॉक के लिए चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस बतानी पड़ेगी ना कि शुरू से और आखिरी तक कितनी डिस्टेंस है। तो शुरू में कितनी है, 0। डिस्टेंस का मतलब यहाँ तो टाइम में चल रहा है फंक्शन, है ना, तो कितना सारा टाइम था शुरू में, 0 था, और कहां तक पहुंचे हैं लास्ट में, 20 तक। तो उसने कहा था ना कि डिस्टेंस फाइंड आउट करो रेस्ट से लेके 20 मिनट तक, तो रेस्ट में टाइम कितना होगा, 0, और 20 मिनट पर यहाँ लिख दिया। उसके बाद ds का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, s आएगा, क्योंकि हम ds का जब कर रहे हैं तो क्या है, हमारे तक पर जो डिस्टेंस आती है पूरे नंबर में आएगी ना, इसलिए इसका क्या आ गया, एक एग्जैक्ट नंबर आ गया। और ये हमारे पास फंक्शन बन गया कि भाई ऐसी वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अब हमें क्या क्या करना है। एक चीज और कर लेते हैं हाथों हाथ। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में क्या आता है, h के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। h इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a अपॉन n होता है फॉर्मूला। अब वही वाली बात आती है कि बच्चों n कहां से मिलेगा, b तो मिल गया आपको कि भाई b तो कितना है, अपर लिमिट कितनी है 20, लोअर लिमिट कितनी है 0, लेकिन आपके पास क्या नहीं है n। लेकिन n का मैंने अभी तरीका बताया ना, n क्या होता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो मैं देखो टेबल दोबारा बना रहा हूँ, ये क्योंकि ये मुझे बनानी ही पड़ेगी इसको, तो मैं दोबारा क्रिएट कर रहा हूं। ये बन गया t, ये हो गया v, और यहां पे आएगा हमारा फंक्शन जो आ रहा है, फंक्शन fx इज इक्वल टू v। कैसा आ रहा है अभी बताऊंगा। ठीक है, यहां पे हम रख लेते हैं 0, 0 के बाद कितना है 2, 0 के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये मैंने सब चीजें रख दी, मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, 10, 18, 25, 10, 18, 25, 29, 32, 20, 11, 5, 2, 0। मैंने क्या किया है, उसने जो हमें टेबल दी थी वो दी थी उसने 2 सेकंड से स्टार्ट करके। कहां से दी थी, 2 सेकंड से, या 2 मिनट से। 2 मिनट पर इतनी है, 4 मिनट पर इतनी है, पर भाई 0 मिनट पे कितनी है वो भी तो बताना पड़ेगा। उसने कहा है स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, अगर वो कहता रेस्ट से नहीं स्टार्ट हो रही है तब तो सही था, लेकिन उसने कह दिया है कि कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो अगर रेस्ट पे हो रही है तो इसका मतलब टाइम कितना होगा, 0। जब रुकी भी है तो कोई टाइम ही नहीं होना है, तो टाइम कितना बन गया, 0। और जब रुकी भी है तो वेलोसिटी भी नहीं होगी, कोई स्पीड भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो कैसी है, बिल्कुल स्टैंड पोजीशन पे है, तो इसलिए वेलोसिटी भी कितनी बन गई, 0। ये हमें ब्लॉक इसमें ऐड करना है, ये जो ऐड नहीं करेगा समझ लो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, अगर रेस्ट कह रखा है तो इसका मतलब आपको 0 0 दिखाना पड़ेगा कि 0 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी है, 0 है। हो गया, ये हमारी टेबल बन गई, ये मुझे दिखाना था। अब मैं कहने वाला क्या था कि मुझे n निकालना है। अब नंबर ऑफ ऑर्डिनेट गिनेंगे कितना होता है, क्योंकि मैंने n का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, यहाँ लिख देता हूँ। n के लिए मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट कितने हैं आप वो गिन लो, और उसमें से -1 कर दो तो आपके पास n निकल के आएगा। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट का मतलब कितनी टर्म्स हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने टर्म्स है हमारे पास, 11 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से मैं अगर 1 माइनस कर दूं तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ n की वैल्यू क्या रख देंगे अब, 10। तो बच्चों यहाँ से 20 बच्चा ऊपर और नीचे 10, 0 से 0। h इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। h इज इक्वल टू 2 सही आया है या नहीं, सही आया है। क्यों, क्योंकि h मैंने क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में कि h जो होता है वो डिफरेंस होता है या डिस्टेंस होती है किसमें, इंटरवल्स के बीच में।
इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है, कितना डिफरेंस है, वो ही h कहलाता है। तो देखो ध्यान से, 0 में से 2 जाएगा तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, सही है। 4 में से 2 जाएगा, 2 आ गया, 8 में 6 गया, 2 बचा। इन सब में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, वही तो h कहलाता है, वही सही है, इसका मतलब सही है। एक चीज और बताई थी मैंने, क्या कि टर्म कैसे आती हैं कि आप क्या करो, इनमें h जोड़ते चले जाओ। तो पहली टर्म में तो क्या आएगा, 0 रहेगा, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है, 0 है। दूसरी टर्म क्या आती थी, x प्लस h, तो x प्लस h का मतलब 0 प्लस h, h कितना है 2, तो 2 आ गया। उसके बाद कैसे आती थी, 2 प्लस 2 4, फिर 2 प्लस 2, यानी एक एक h करके बढ़ाते चले जाते थे। तो एक एक h जब बढ़ाओगे तो एक एक h बढ़ने का मतलब दो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है इसमें, इसका मतलब सही आया है हमारा। अब आते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो मैंने बताया था हमें ये सोल्व करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है v dt का। तो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन को और dt को छोड़कर जो भी बचा वो आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो बच्चों कहाँ लिखते हैं, चलो यही लिख देते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन और dt को छोड़कर जो कुछ भी है वो आपका क्या है, फंक्शन है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन। तो ये y कहलाएगा, क्या मानेंगे y को, v। ध्यान से समझना, इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना है, मैं अभी लेकर आया हूं फॉर्मूला। तो मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, तो मेरे पास इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन और dt को छोड़कर जो कुछ बचा वो क्या कहलाएगा, मेरा फंक्शन कहलाएगा। तो मेरा फंक्शन क्या बचा, सिर्फ y, v बचा, v बचा या नहीं बचा। अब मुझे क्या करना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है भाई, v की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे, ये क्या कहलाएगा, y0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10। h10 कितना हमारे पास कितना आया था, नंबर ऑफ टर्म्स n कितना आया था, 10, इसलिए y10 तक पहुंच गए। नंबर तो आपको शो करना आता है ना, मैंने बताया था ना, 0 से स्टार्ट करते हैं और नंबर लिख देते हैं। अब y0 कब आएगा, मैंने कब अभी पहले क्वेश्चन किया था, कैसे करा था कि इसमें v की जगह रख दो। ध्यान समझना क्या है मतलब, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि t0 की वैल्यू रख दो इसमें। अब t तो है ही नहीं, तो v की वैल्यू रख दो इसमें, सीधी सीधी। v कितना है, y0 कब आएगा, या मैं v1 की वैल्यू रखूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि y0 कब आएगा, ये y0 कब आएगा, जब मैं v0 की वैल्यू रखूंगा। तो v0 की, तो इसमें v की जगह क्या रख दो, 0। तो जब 0 रखूंगा तो y कितना आ गया, 0। सिंपल सा है। इसी तरीके से यहाँ v लिखा हुआ है। अब मैं जब इस v की ये वाली वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये। तो यहाँ रखेंगे तो कितनी आ गई, 10। तो वही वैल्यू लौट के आएंगे, क्यों, क्योंकि कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो रही भाई। यहाँ पे 10 है v की वैल्यू, तो मैं जब इसमें v की वैल्यू 10 रखूंगा तो y इक्वल टू भी कितना आ गया, 10 ही आ गया। आएगा या नहीं, ठीक है। तो कोई चेंज होने को तैयारी नहीं है, होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि इसके सामने क्या लिखा हुआ है, v लिखा हुआ है। तो जो वैल्यू v की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, y की। जो वैल्यू v की होगी वही y की। तो रख दो डायरेक्ट। तो ये 18, v की वैल्यू कितनी है, 25, तो y की भी 25, इसकी 29 है तो इसकी 32, ये भी यही रहेगा। तो जो वैल्यू v की थी वही वैल्यू हमारी क्या बन जाएंगी, y की बन जाएंगी। सिंपल सा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। दोनों बराबर होने की वजह से जो v की वैल्यू है वही हमारी y की वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन ये माना है, इसको आप y इक्वल टू v मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, वो अपनी चॉइस है, ठीक है। चलिए सब चीजें आ गई, फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या है, बाय सिम्पसन रूल। बाय सिम्पसन कौन सा रूल है, 1/3 रूल। क्या कहता है कि हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं 0 से लेकर 20 तक v dt का, क्या होगा, h/3 पहली टर्म प्लस लास्ट की टर्म प्लस 2 के साथ आएंगे हमारे ऑड इवन नंबर, और 4 के साथ आएंगे हमारे ऑड नंबर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ध्यान से देखो बच्चों कैसे कैसे होना है। h तो ऐसी अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं सही तरीके से इसकी फॉर्म में। क्या, y0 स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, y0 तो y0 ही रहेगा, ठीक है। yn लास्ट की टर्म कितनी है हमारी, y10, तो लास्ट टर्म क्या आएगी हमारी, y10, 2 इंटू y2, मतलब अब हमें 2 के साथ क्या रखने हैं, इवन नंबर रखने हैं। तो 0 चला गया, उसके बाद क्या बचा, y2, तो y2 आएगा, फिर y4, फिर y6, फिर y8, y10, 10 तो मैंने लिख दिया स्टार्टिंग में, तो 10 तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये बंद हो गया। प्लस 4 के साथ क्या आएंगे, सभी ऑड नंबर्स, तो y1,
y1 से स्टार्ट होगा तो y1, y3, फिर y5, फिर y7 और उसके बाद y9। ये हमारे पास क्या आ गए सब ऑड नंबर्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहा हूं तो इसको रफ कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेके 20v dt निकल के आएगा। ये कैसे, h की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, क्योंकि डिफरेंस कितना का है 2, तो 2/3 वैल्यू पुट करो। y0 की वैल्यू कितनी है 0, y10 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 2 के साथ y2, y4, y6, y8। y2 कितना है हमारे पास 18, y4 कितना है हमारे पास 29, y6 है हमारे पास 20 और y8 है हमारे पास 5। ये सब हो गए। उसके बाद 4 के साथ y1 कितना है हमारे पास 10, y3 25, y5 32, उसके बाद 32 के बाद y7 11 और y9 2। सभी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं, इनको बस ऐड करना है हमें। तो पहले तो ऐसे ही कर लेते हैं जितना ऐड हो सकता है। ये तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू। अब देखो इसको ऐड करते हैं तो 18 में जब 19 करेंगे तो 38, 48, 48, 20, 68, 68 और 5 73 प्लस 4, 10 + 25 35, 35, 35, 37, 37 और 67, 68, 78, 78 और एक 80। ठीक है, कैलकुलेशन बच्चों आपको वही है कि आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं कैलकुलेटर से करता हूं बाकी। अब तो क्या आएगा 73, 2 इंटू 73 प्लस 4 इंटू 80। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 466, उसकी मल्टीप्लाई किससे होनी है 2 से, फिर डिवाइड कर देंगे किससे 3 से। तो हमारे पास आ गया है 31066। ठीक है, हमारे पास क्या आया है इसका आंसर, जो आंसर आया है वो आया है 31066। चेक कर लेता हूं 31066। तो 31066 इस तरीके से कुछ आंसर आया है। अब किस में आएगा ये ध्यान से देखना है, ये ध्यान रखना। क्या पूछा है उसने पूछा था हमसे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या थी, हमने किससे डिनोट किया था, हमने किया था s। किससे डिनोट किया था फॉर्मूला में s, और किसके इक्वल आया है ये 0 से लेकर 20v dt। ये इंटीग्रेशन तो सोल्व होके आया है, तो मैंने ये इंटीग्रेशन लिखा इक्वल टू कितना आया है 310.66। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में आएगी, मीटर में किलोमीटर में, क्या दिया गया था उसने किलोमीटर, तो इसका मतलब किस में आएगी किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर आएगा किलोमीटर में। तो इंटीग्रेशन सोल्व होके कितना आया है ये, और क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला आया था कि ये किसके इक्वल था एस के, तो इसीलिए मेरे पास डिस्टेंस निकल के आ गई है कितनी 310.66 किलोमीटर। तो ये तो नंबर आगे पीछे वेरी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हर एक बच्चा क्या करेगा कुछ अलग तरीके से सोल्व करेगा, कुछ अलग पॉइंट्स लेगा। कोई क्या करता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले सकता है, कोई पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट लेंगे। तो उस तरीके से क्या होगा नंबर वेरी करेंगे। तो किसी का देख के मत लिखना कि यार इसका ये आ रहा है मेरा ये आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो कितने डिजिट लेके काम कर रहा है आपको नहीं पता। तो अपने पे विश्वास रखना है, 1-2 नंबर हमेशा वेरी करता है, इनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको जरूर देखने के मिलेगा। ये क्वेश्चन आते हैं जब हमें फॉर्मूला निकालना पड़ता है पहले। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो बस इतना ही। आज हमने सीखा है कि सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या होता है और उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो पैटर्न एक ही रहेगा, पैटर्न कोई अलग नहीं है। पैटर्न हमें सिर्फ इतना ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेशन के अंदर, हमें उसको सिर्फ क्या करनी है, उसकी वैल्यू इवेल्युएट करके दिखानी है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो आप अगर इन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सिम्पसन वन थर्ड रूल आराम से पक्का हो जाएगा। और ये ध्यान रखना जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया है ये आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो इसमें सिम्पसन से हम कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिम्पसन 3/8 रूल में समझाऊंगा। क्योंकि बच्चों पैटर्न सबका एक ही है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो गया है। सिम्पसन में 1/3 होता है यानी h/3 होता है, और जो सिम्पसन 3/8 फॉर्मूला होता है उसमें 3h/8 होता है, यानी फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वरना पैटर्न वही रहेगा। तो अगले क्वेश्चन जो करेंगे वो भी सिम्पसन में ही है, तो आप और अच्छे तरीके से उन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही
बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में सिम्पसन के नए रूल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।